नमस्कार, एग्जाम है पीवाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो दोस्तों हम बताते चले यदि आप झारखंड में सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा की तैयारी में 101% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हम बता दें यहाँ पर तैयारी जो है आपको पाठ्यक्रम पर आधारित सारे प्रश्नों को करना होगा। अब हम आपको बता देते हैं आपको जाना है दिल्ली और आपने पकड़ लिया है बनारस का ट्रेन तो आप पीछे ही रह जाओगे, ठीक है, आगे नहीं जा पाओगे। तो उसी तरह से आप लोग क्या कर रहे हैं कि पाठ्यक्रम पर आधारित एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के प्रश्नों को तो पढ़ ही नहीं रहे हैं और सिर्फ यहाँ पर बाजारू चीजें लेकर के पढ़ रहे हैं और सिर्फ दूसरे चैनल से जा करके एसएससी और जेएसएससी के क्वेश्चंस को आप देख रहे हैं। यहाँ से कुछ नहीं होने वाला है, आप जहाँ के तहाँ ही रह जाएंगे। आपको करना क्या है, तो आप अगर नहीं भी जुड़ते हैं किसी से तो आप सिर्फ टेक्स्ट बुक को पढ़िए। देखिए जैक ने स्पष्ट कह दिया है कि पाठ्यक्रम पर सारे आधारित प्रश्नों को ही पूछा जाएगा। अब इसके बाद भी बहुत से लोगों का कहना है कि पाठ्यक्रम का सिलेबस दिया है क्या, तो पाठ्यक्रम का सिलेबस है, जैक की किताब बनी हुई है, जैक ने ही किताब को दिया है। तो आपको पाठ्यक्रम देखना है तो आप सही ट्रेन को पकड़ें, सही जगह पर जाएं और सही रणनीति में सही समय पर तैयारी करें, नहीं तो सब कुछ धरा के धरा रह जाएगा। तो आपको हम बता देते हैं यहाँ पर इस चैनल पर यदि आप जुड़ते हैं तो आपको सब कुछ मिल रहा है, वही जो जैक मॉडल पर आधारित है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 501 रुपए में जुड़ करके आप यहाँ पर सारे पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्नों को देख सकते हैं और जैक मॉडल पर आधारित प्रश्नों को देख सकते हैं, जो कि कहीं भी किसी भी और किसी भी चैनल पर यह उपस्थित नहीं है। अब आपकी बारी है कि आप क्या डिसाइड करते हैं। अगर डिसाइड करते हैं तो अभी हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क कीजिए और यहाँ पर जुड़ जाइए, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का धोखा ना हो और आप यहाँ पर आकलन परीक्षा में पास करके एक दिन अस्थायी शिक्षक बन सके। तो संविधान सभा के प्रथम बैठक या प्रथम अधिवेशन जो हुआ कब हुआ। देखिए ये प्रश्न जो है 5001 बार आया हुआ है। आप कहीं भी जाइएगा, चाहे बिहार टेट में गए होंगे, चाहे यूपी टेट, चाहे एमपी, सब जगह पूछ रहा है, समझे, सब जगह ही आता है। तो संविधान सभा के प्रथम बैठक या प्रथम अधिवेशन कब हुआ, ये जो है बिहार आकलन परीक्षा में 2 बार आया था, समझे। तो संविधान सभा के प्रथम बैठक या प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था संविधान सभा के प्रथम बैठक। अगला है संविधान सभा के प्रथम बैठक कहाँ हुई थी, ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में या कोई नहीं। तो देखिए संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो आपको कहाँ हुआ था, तो संविधान सभा के प्रथम बैठक जो है आपको संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए संविधान सभा में 2 प्रकार के अध्यक्ष का नियुक्ति हुआ, एक अस्थायी और एक 2-3 दिन बाद फिर अस्थायी अध्यक्ष बने थे। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या सरदार वल्लभ भाई पटेल। 101 बार ही प्रश्न आया है, कई बार, 101 बार आया है, ठीक है। तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो आपके थे, देखिए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन हुए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन हुए, देखिए अस्थायी थे, अब उसके बाद अस्थायी अध्यक्ष की भी नियुक्ति हुई। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या कोई नहीं, तो ठीक है। तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो आपके थे, देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे आपके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान निर्माण की दिशा में सबसे पहला कदम क्या था, संविधान जब निर्माण होने लगा तो संविधान निर्माण की दिशा में सबसे पहला कदम किसका माना जाता है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव, भीमराव अंबेडकर द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव, किसके द्वारा लाया गया था, ठीक है। तो देखिए ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो आपका यहाँ पर किसके द्वारा लाया गया था, जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को लाया गया था, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को लाया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया गया था, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसको कब प्रस्तुत किया गया था। एकदम देखिए ये सब सारे आपके टेक्स्ट बुक का ही है, ठीक ना। अब बार बार यही सब प्रश्न आ रहा है टेक्स्ट बुक से। 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 या कोई नहीं। तो देखिए इसका जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था वो आपका 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था, ठीक है। अगला है, देखिए यहाँ पर नोट्स भी आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, देखिए नोट्स आप लोगों को बना दिए हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, एकदम इंपॉर्टेंट है, 1001 बार आया है। और 11 दिसंबर 1946 को देखिए संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई और इसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन थे,
अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। किसको? यहाँ पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। लेकिन फिर 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक हुई और उसमें 11 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। ठीक है, 11 हो गया। अब देखिए 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। ठीक है, तो याद रखिए 9, 11 और 13 दो का चल रहा है। ठीक है, तो 9 को पहली बैठक जिसमें अस्थायी अध्यक्ष, 11 को दूसरी बैठक, 11 को बैठक हुआ, फिर उसमें जो क्या हो गया तो आपको अस्थायी अध्यक्ष, और 13 को जो है उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। ठीक है, देखिए प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 5, 6, 7 या 8। तो देखिए प्रारूप समिति के जो सदस्य थे उनके सदस्यों की संख्या 7 थी। कितनी थी सदस्यों की संख्या? 7 थी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? 5001 बार ही प्रश्न पूछा गया। जौन एग्जाम में जाइएगा तौने में पूछा गया कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या कोई नहीं। देखिए केवल एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का हम दे रहे हैं यहाँ पर, और इससे जो है 101% प्रश्न भिड़ने की गारंटी है। तो जितने भी लोग हैं सभी को हम यहाँ पर कहना चाहेंगे परीक्षा बहुत नज़दीक है, आपकी परीक्षा होगी ही होगी, और वो परीक्षा बहुत नज़दीक है आपकी, तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, तो आपको ये नोट्स परचेज कर लेना है। कोई भी टेक्स्ट बुक पढ़ लीजिएगा, कहीं से कुछ नहीं आएगा, आएगा तो यहीं से आएगा, और इसी चैनल पर से सारे टेक्स्ट बुक से आने वाला है। इसलिए आप लोग बेहिचक यहाँ से जुड़ करके जरूर तैयारी कर लीजिए, और यहाँ पर पेमेंट करके जल्द से जल्द आप लोग यहाँ पर नोट्स परचेज कर लीजिए। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या कोई नहीं। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, संविधान सभा ने प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की? संविधान सभा ने प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की? 29 अगस्त 1945, 28 अगस्त 1946, 29 अगस्त 1947 या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो संविधान सभा ने प्रारूप समिति की नियुक्ति की थी वो आपका कब था? तो 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। ठीक है, भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। भारतीय संविधान का जनक किन्हें कहा जाता है? ये देखिए 1001 बार आया हुआ प्रश्न है। कितना बार बता दे रहे हैं? 1001 बार आया हुआ प्रश्न है। तो भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, तो किनको कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। एकदम पक्का याद रखिएगा, 1001 बार आया हुआ प्रश्न है कि भारतीय संविधान का जनक किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। तो देखिए आज हम राजनीति शास्त्र 6 to 8 के लिए राजनीति शास्त्र और 1 to 5 के लिए पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत ये सारा चीज आपको भिड़ने वाला है। ठीक है, भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 26 अक्टूबर 1950। देखिए आप लोग जब किताब में देखते होंगे शिक्षक बंधु, तो सभी स्कूलों में प्रस्तावना बच्चों को गाने के लिए कहा जाता है, प्रस्तावना बोलने के लिए बोला जाता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, तो उसमें लास्ट में देखते होंगे हम भारत के लोग भारत को करते हैं एक संपूर्ण, तो क्या लिखा होता है लास्ट में? आज हम 26 जनवरी 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ला सप्तमी को भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत। नारा लगाते हैं कि ना लगवाते हैं? लगवाते हैं ना। तो वही है 26 यहाँ पर क्या है? 26 नवंबर 1949 को मिति मार्ग शीर्ष शुक्ला सप्तमी 2000 को यहाँ पर क्या करते हैं? एतद द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित करते हैं। आप लोग कहते हैं तो 26 नवंबर 1949 हो जाएगा। ठीक है, भारत का संविधान लागू हुआ। देखिए वहां पर क्या किया गया? आपको सबसे पहले 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया, लेकिन लागू कब किया गया? भारत का संविधान लागू कब हुआ? 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 या कोई नहीं। ठीक है, तो भारत का संविधान जब लागू हुआ वो था आपका 26 जनवरी 1950, और उसी दिन से भारत क्या घोषित हो गया? गणतंत्र घोषित हो गया। ठीक है, भारतीय संविधान का निर्माण होने में कितना समय लगा? आपको बताना है कि भारतीय संविधान का निर्माण होने में कितना समय लगा। 501 बारी प्रश्न देखिए आपका आया हुआ है, पूछा हुआ है। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, 2 वर्ष 10 महीना 15 दिन, 3 वर्ष या कोई नहीं। ठीक है, तो भारतीय संविधान का निर्माण होने में जो समय लगा है वो है आपका 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा है। ठीक है, चलिए अगला होगा, देश का संवैधानिक प्रधान होता है। देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या कोई नहीं। देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? ठीक है, तो देश का जो संवैधानिक प्रधान होता है वो कौन होता है? आपका
यहाँ पर बताइएगा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति कौन होगा। तो इसका राइट आंसर जो है आपका देखिएगा यहाँ पर राष्ट्रपति है। कौन है आपका? राष्ट्रपति है। देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? देखिए ये प्रश्न जो है ना 5001 बार पूछा गया है, बहुत हल्का लेकिन बार बार आता है, बहुत लोग इसमें भी कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, तो देश का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या कोई नहीं था। ठीक है, तो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम राष्ट्रपति के रूप में आपको यहाँ पर जो जाना जाता है वो है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या कोई नहीं। तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन हो गए? तो आप सभी को याद है वो हो गया आपका ए ऑप्शन, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक विद्यालय में शहीदों के लिए रुपए 1600 खाते में जमा किए गए हैं। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात कीजिए क्या होगा? 25 होगा, 40 होगा, 30 होगा या 900 होगा। देखिए अब यहाँ पर कहा जा रहा है आपको कि एक विद्यालय में शहीदों के लिए 1600 रुपये खाते में जमा है और प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने रुपए दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। ठीक है, तो प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने रुपए की संख्या x और कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बराबर x हो जाएगा। और ये दोनों मिलाकर के कितने रुपए दिए हैं? देखिए आपको 1600 रुपये दिए हैं। x और x क्या हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा और x स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 1600। x का मान जब हमको निकालना होगा तो x बराबर क्या हो जाएगा? √1600 हो जाएगा। ठीक है, जब स्क्वायर हटता है बाएं तरफ से स्क्वायर हटता है तो दाहिनी तरफ क्या बैठता है? रूट बैठता है 1600। ठीक है, अब 1600 का आप क्या करेंगे? तो √1600 आया तो आप 1600 का वर्गमूल निकाल लेंगे। तो देखिए याद रखिएगा बराबर बराबर में यहाँ 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 × 4। अब बच्चा देखिए यहाँ पर 100 को हम लिख सकते हैं ना 10 × 10 नहीं लिख सकते हैं। तो जल्दबाजी में निकालने के लिए हम ऐसा पैटर्न अपना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर है आपको 4 × 4, तो 2 × 4 के लिए 1 4 बाहर निकल जाएगा और ये 2 × 10 के लिए 1 10 आपका क्या होगा? बाहर निकल जाएगा ना। तो इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर कितना आ गया आपका? 40 आ गया। तो नोट्स के लिए विद्यार्थी और कक्षा में जमा किया गया पैसा बराबर है, इसलिए 1600 का वर्गमूल आपको ज्ञात करना पड़ेगा और 1600 का वर्गमूल आप निकालेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 40 मिल जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, इनमें से कौन सा समूह जो है समकोण त्रिभुज को निरूपित करता है? इनमें से कौन सा समूह? देखिए यहाँ 4 समूह दिए गए A B C D, इसमें से कौन जो है समकोण त्रिभुज को निरूपित कर रहा है आपको बताना है। A होगा कि B होगा कि C होगा कि D होगा। देखिए जब भी आप यहाँ पर प्रैक्टिस सेट बनाते हैं या मैथ का क्लास बनाते हैं तो आप सभी शिक्षकों से मेरा आग्रह होगा कि आप लोग पेन और कॉपी लेकर के ही बैठे, जिससे कि आपको बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर हर बात को समझ में आ जाए। देखिए समकोण त्रिभुज को निरूपित करने का सूत्र होता है यहाँ पर देखिए कर्ण का स्क्वायर। अगर कर्ण का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर हो? देखिए एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। कर्ण का जो स्क्वायर है ना, कर्ण का स्क्वायर वो किसके बराबर हो जाए? लंब का स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब कर्ण क्या है? तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है और लंब आधार दोनों उससे छोटा होता है। तो अब इसमें आप देखिएगा क्या कीजिएगा। देखिए शॉर्ट में हम लोग क्या करेंगे समकोण त्रिभुज के लिए, तो पहला में यदि आप देखिएगा तो सबसे बड़ी भुजा कितना है? 3 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर। तो बढ़का का स्क्वायर कीजिएगा। किसका कीजिएगा? बढ़का का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर बराबर क्या कर लीजिएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना हो गया बताइए? 9 हो गया ना। 1 का स्क्वायर 1 हुआ और 2 का स्क्वायर 4 हुआ, यानी 9 बराबर 5। क्या 9 और 5 बराबर होता है? नहीं होता है ना, इसलिए ये गलत है, ये नहीं बनाया आपको। ये पहला जो है समकोण त्रिभुज नहीं बनाया। ठीक है, उसी तरह से चलिए दूसरा को भी हम चेक करेंगे। तो दूसरा को जब हम चेक करते हैं तो क्या हमारे पास है? 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो हम क्या बताया था आपको? सबसे बढ़का का वर्ग कीजिए, यानी 4 का स्क्वायर बराबर आपको कितना हो जाएगा? कर लीजिएगा 2 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपको 3 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना हो गया? देखिए 16 हो गया। 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 हो गया और 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, यानी 16 और इधर आ रहा देखिए 13। क्या ये दोनों बराबर होता है? 16 और 13 बराबर नहीं हुआ, इसलिए ये समकोण त्रिभुज को निरूपित नहीं करेगा। यदि बराबर हो जाता तो ये समकोण त्रिभुज बनाता। ठीक है,
तो इसलिए ये भी समकोण त्रिभुज आपका नहीं बना रहा, ना तो ए समकोण त्रिभुज बनाया ना तो बी समकोण त्रिभुज बनाया। अब सी को चेक कर लेते हैं। तो सी में सबसे बड़ी भुजा कौन है आप बताइए। सी में एक है 5, 12 और 13, सबसे बड़ी भुजा 13 है। तो हम क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर बराबर क्या कर लेंगे, देखिए 12 का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 का स्क्वायर, यही ना हो गया। 13 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप याद रखिएगा 13 का स्क्वायर जो होता है वो 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है। ठीक है, तो 169 बराबर कितना हुआ, 144 और 25 169 हो गया। तो 169 बराबर 169 दोनों बराबर आ गया ना। तो देखिए दोनों जो बराबर आ गया, यहाँ पर दोनों बराबर आ गया, तो ये आपका समकोण त्रिभुज को निरूपित कर रहा है। ठीक है, दोनों तरफ बराबर आ गया, लेफ्ट और राइट बराबर है, तो ये समकोण त्रिभुज को निरूपित कर रहा है, यानी इसका राइट आंसर देखिए सी हो जाएगा। तो कभी भी समकोण त्रिभुज से संबंधित देख के कौन समकोण त्रिभुज को बना रहा है, तो आपको क्या करना है, सबसे बड़ा यानी कर्ण का स्क्वायर ना, सबसे बड़ा यानी क्या हो गया, कर्ण का स्क्वायर, उसके बाद अन्य दो छोटा उसको जोड़ दीजिएगा। तो अन्य जो छोटा में लंब होता है एक पी का स्क्वायर, एक आधार होता है एक बी का स्क्वायर। अगर ये बराबर हो जाए यानी इसका फॉर्मूला हम लिख लेंगे एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इस शर्त को फॉलो कर रहा है तो समकोण त्रिभुज है, और इस शर्त को अगर नहीं फॉलो कर रहा है तो समकोण त्रिभुज नहीं है। चलिए ठीक है, तो इस तरह से देखिए आप बहुत जल्द जो है यहाँ पर 1 से 20 तक का कम से कम वर्ग एकदम रट के रहिएगा, जल्दी जल्दी बनाना है। तो कितना तक, 1 से 20 तक, ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा आप 30 तक जरूर कर लीजिएगा। तो 1 से 30 तक का वर्ग याद है तो ये सब प्रश्न जो है आप चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कितने हल्के प्रश्न आते हैं और सारे आपके टेक्स्ट बुक से ही यहाँ पर भीड़ रहे हैं ना। तो सभी जगह टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता है। तो इसलिए आप एनसीईआरटी अगर एक बार पढ़ लेते हैं तो किसी भी स्टेट में एग्जाम देते हैं तो आपको सब मिलने वाला है यहाँ से, ठीक ना। 3 का स्क्वायर का पावर 4 का मान ज्ञात करें, क्या होगा। 3 का पावर 6, 3 का पावर 5, 3 का पावर 8, 3 का पावर 9 क्या होगा। देखिए आप लोग सभी को बना दिए होंगे, अच्छा बात है। देखिए यहाँ पर होता क्या है, ए एम है, क्या है, ए एम है, ब्रैकेट बंद और उसका पावर एन है। तो इसका सोल्व क्या हो जाएगा, ए का पावर एम इंटू एन होता है, ऊपर वाला क्या होता है, इंटू में होता है। ठीक है, अब आप देख लीजिए यहाँ पर 3 का स्क्वायर है और इसका पावर 4 है, तो मान कितना होगा, तो देखिए हो गया 3 और ये दोनों गुना हो जाएगा यानी 2 इंटू 4। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, तो 3 और 2 इंटू 4 तो 2 जीरो 8 ना, 2 चौके 8 यानी 3 का पावर 8। ठीक है, यही हो गया इसका राइट आंसर। तो 3 का पावर 8 इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। देखिए नोट्स बनाया हुआ है, आप लोग देखिए यहाँ पर देखने के बाद जरूर जुड़ जाइएगा। यदि आपको केवल मैथ्स के लिए ही जुड़ना होगा तो आप 100 रुपये पेड करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ऐसे तो हम कहें कि आप सभी सब्जेक्ट के लिए जुड़िए, जिसके लिए आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी दी जा रही है, 501 रुपये में है। तो आप सभी देखिए अभी के अभी मोबाइल नंबर तो आपको दे ही दिया गया है, अभी जुड़ जाइएगा, क्योंकि हम यहाँ पर बिहार आकलन से लेकर के छत्तीसगढ़ आकलन, गुजरात आकलन, यूपी जितना है सब का आपको हम धीरे धीरे कवर अप करवा रहे हैं। ठीक है, इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सी संख्या जो है अभाज्य संख्या नहीं है। अब एक चीज आप बताइएगा, 2, 10, 11 या 17। ध्यान दीजिएगा, नहीं वाला को बहुत ज़्यादा बारीकी से देखिएगा, क्योंकि नहीं वाला आपको 1 नंबर काटना ही आता है ना। तो आपसे यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले आपको भाज्य संख्या समझ जाइए और अभाज्य संख्या समझ जाइए। ठीक है, तो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या कौन होती है, वैसी संख्या होती है जो अपने को छोड़ करके किसी अन्य संख्या से भी कट जाए। ठीक है, और अभाज्य संख्या वैसी संख्या है जो केवल अपने से ही भाग लगती है ना, जो केवल अपने से और एक से, देखिए एक से सब भाग लगता है इसलिए एक नहीं, जो संख्या केवल अपने से ही भाग लग सकती है उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए अपने, अपने में आ रहा है ना, इसलिए अभाज्य संख्या। ठीक है, और जो दूसरों से भी भाग लग सकती है, अपने को छोड़कर किसी अन्य से भी भाग लगेगी तो होता है भाज्य संख्या। ठीक है, तो देखिए दो, यहाँ पर अंक को चेक कीजिए आप, दो किससे भाग लगता है, सिर्फ 1 से और 2 से। ठीक है, अब देखिएगा 10 किससे भाग लगेगा, 1 से भी लगेगा, 2 से भी लगेगा, 5 से भी लगेगा और 10 से भी लगेगा ना। अब 11 की बात कीजिए तो 11 किससे भाग लगेगा, केवल 1 से और 11 से। ठीक है, 17 किस से भाग लगेगा, तो 1 से
और 17 से। देखें आप, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 केवल अपने से लग रहा है, 11 भी केवल अपने से लग रहा है, 17 भी केवल अपने से लग रहा है। तो जो संख्या अपने से लग रहा है वो अभाज्य संख्या है, यानी पहला अभाज्य संख्या है। ठीक है, पहला कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है। सी वाला भी अभाज्य संख्या है और डी वाला भी अभाज्य संख्या है। तो आपसे पूछा है अभाज्य संख्या नहीं है, तो अभाज्य संख्या नहीं का मतलब वो कौन सी संख्या कह रहा है आपको? भाज्य संख्या ढूंढने बोल रहा है, यानी 10 जो है ये अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसका जो है 1 से ज़्यादा गुणनखंड हो रहा है। ठीक है, 1 से ज़्यादा गुणनखंड हो रहा है, इसलिए बी जो ये सी जो है, यहाँ पर आप बी देखेंगे, बी जो है आपका अभाज्य संख्या यहाँ पर नहीं है। ये कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है, क्योंकि इसका यह सिर्फ अपने से नहीं कट रहा है, केवल 1 और 10 से ही नहीं कट रहा है, ये अन्य संख्या यानी 2 और 5 से भी कट जा रहा है, इसलिए यह कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है। और यह कौन सी संख्या है? तो अभाज्य संख्या नहीं है। ये इसी चीज़ को, यानी आंसर यही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, नोट्स जो परचेज करते हैं उनके लिए 2, 11, 17 सभी अभाज्य संख्या है, क्योंकि यह केवल स्वयं और 1 से कटती है, जबकि 10 एक भाज्य संख्या यानी अभाज्य संख्या नहीं। अभाज्य संख्या नहीं मतलब भाज्य संख्या कह रहा है, तो ये नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न जो है, यहाँ पर अगला प्रश्न है, ये आपके लिए है। आपको यहाँ पर जो है सोल्व करके बताना है कि इसका आंसर कितना होगा। तो अभी आप पेन और कॉपी लेकर बैठे हैं ना सभी शिक्षक बंधु, तो तुरंत बता दीजिएगा अभी कि 2 का पावर 5 और 2 का पावर 3 ना, 2 का पावर 5 बट्टा 2 का पावर 3 का मान क्या होगा? 2 का पावर 0, 4, 8 या 12 क्या होगा? ये आपका होमवर्क दिया गया है, होमवर्क दिया गया है। तो आप अभी के अभी हमको करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। 2 का पावर 0 होगा, 4 होगा, 8 होगा या 12 होगा। देखिए जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वे हमारे व्हाट्सअप नंबर पर जा करके इसको यहाँ पर आंसर करेंगे। ठीक है, और नहीं तो हम यहाँ पर आपको बता भी देते हैं। देखिए अगर जो तुरंत भर में दे दिए तो अच्छा बात है, तो आप सभी जरूर दे दिए होंगे, हमको लगता है सबको पता है। तो देखिए 2 का पावर 5, तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा, a का पावर m और भागा होता है a का पावर n। तो इसको सोल्व करते तो कितना होता है? a का पावर m माइनस n। क्या होता है? m माइनस n, पावर घट जाता है भाग में। ठीक है, तो आपके पास क्या दिया हुआ है? देखिए आपके पास दिया हुआ है 2 का पावर 5 भागा 2 का पावर 3। तो आप क्या कीजिएगा? 2 का पावर 5 और माइनस 3 कीजिएगा, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा? 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा। 2 का पावर 2, अब 2 का पावर 2 कितना होगा? तो 2 का स्क्वायर बराबर देखिए हो जाएगा 2 गुने 2 और बराबर देखिए हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आप भाषा की सबसे छोटी इकाई है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन है? शब्द है, व्यंजन है, स्वर है या वर्ण है? देखिए ये प्रश्न आपके जेटेट में भी आए हुए थे। तो देखिए कहाँ से कहाँ प्रश्न आ रहे हैं, सारे प्रश्नों को यदि आप एक बार देख लेते हैं तो इसी तरह के प्रश्न लगभग आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। तो आप सभी जुड़ने का कोशिश कीजिए। तो देखिए भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है ना, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम लोग देखिए यहाँ पर करते हैं वर्ण। क्या कहते हैं उसको? वर्ण कहते हैं। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर अगला है आपका आया हुआ, वनवास में कौन सा समास है? ध्यान में रखिएगा, वनवास में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या बहुब्रीहि समास। ठीक है, ये 2000 किस में आया है? 14 में आया है। कहाँ पर आया है? छत्तीसगढ़ आकलन में आया है। बहुत लोग इससे पास करके छत्तीसगढ़ में इसी तरह से शिक्षक बनते हैं, वहाँ की नियमावली इसी तरह स्थायीकरण होती है। ठीक है, और यहाँ आपका भी ये जो परीक्षा हो जा रही है ये भी आपका एक दिन स्थायीकरण का ही है ना, स्थायीकरण का ही रोल चल रहा है, इसलिए आप इसमें कभी चूकिएगा नहीं तो बहुत लोग चूक जाते हैं। ठीक है, इसलिए जो अपॉर्चुनिटी मिल रहा है उसको लीजिए और जुड़ करके पढ़ लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पहला है तत्पुरुष समास। क्या दिया है आपको? तत्पुरुष समास। तो क्या होगा? वनवास। सबसे पहले देखिए आप तोड़िएगा ना, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा? तोड़िएगा। तो वनवास का विग्रह करेंगे हम, क्या करेंगे? समास का विग्रह होता है, तो वन को वास। क्या हो जाएगा आपका? वन को वास। जो वन को वास कर गया उसको हम लोग कहेंगे वनवास। ठीक है, उसी को कहते हैं वनवास। ठीक है,
अब देखिए आपको हम बता दें, अगर समास में आपको प्रॉब्लम है तो समास का सारा नोट्स और पीडीएफ आपको इस चैनल के मार्फत से बना दिया गया है और आप सभी को दे भी दिया गया है जो हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन जो अभी तक यहाँ पर जुड़ने से कोताही बरत रहे हैं उन्हीं का लाइफ देखिए खराब हो सकता है, ठीक है। इसलिए भगवान न करे, संजोग ना हो कि आपका लाइफ खराब हो, आप सभी ऐसे भी पास कर जाइए। लेकिन यहाँ पर देखिए एक बार आप देख लीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा ना कि आप 100% श्योर रहेंगे कि हमारा रिजल्ट हो रहा है, ठीक है। तो देखिए वन को वास, अब देखिए यहाँ पर आप एक चीज याद रखिएगा समास पकड़ने के लिए, को ना ये कारक का चिन्ह है। ये क्या है आपका? कारक का चिन्ह है, ठीक है, कारक का चिन्ह है। तो जिसमें विग्रह करेंगे आप और कारक का चिन्ह आ रहा हो, विग्रह करने पर क्या आ रहा है? कारक का चिन्ह आ रहा है, तो उसको हम लोग जो है तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास, ठीक है। तो इसी तरह से होता है कर्ता तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। सभी तत्पुरुष को इसी तरह से भेद है। अगर भेद याद करना है तत्पुरुष का तो क्या होता है, जो कारक के भेद होते हैं वही तत्पुरुष के भी भेद होते हैं, ठीक है। तो करण तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, कर्ता तत्पुरुष। तो आपको अब याद हो गया कि जिसमें विग्रह करेंगे और कर्ता चिन्ह आएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास कहेंगे। तो इसका आंसर होगा तत्पुरुष समास, ठीक है। चलिए अब देखिए द्विगु का भी नियम बहुत ही अच्छा से आपको हमने बताया है। द्विगु देखिए, द्यू और यहाँ पर क्या कर रहा है? गु। द्यू माने क्या होता है? दो। ये दो क्या है? संख्या है। दो क्या है? संख्या है। तो जिसमें विग्रह कीजिए और संख्यावाचक शब्द जैसे 2 आए, 3 आए, 4 आए, तो ये सभी द्विगु में जाते हैं। एकदम दिमाग में ठोक लीजिए इसको कि जिसमें संख्यावाचक शब्द 2, 3, 4 ये सब आता है तो वो सभी द्विगु में जाते हैं। किस में जाते हैं? द्विगु में जाते हैं। लेकिन द्विगु के लिए एक यहाँ पर कंडीशन है कि 2, 3, 4, 5 होगा तो वो तो द्विगु होगा ही। लेकिन अगर इसका 2, 3, 4, 5 कहने के बाद भी यदि कुछ विशेष अर्थ निकल जाता हो तो वो बहुब्रीही चला जाएगा। दिमाग में रखना है, यानी संख्या वाला द्विगु भी हो सकता है और बहुब्रीही भी हो सकता है। बहुब्रीही कब हो सकता है? जब उसका विशेष अर्थ निकल रहा हो, ठीक है। जैसे अब आपको एक हम बात बता दें, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम बात करते हैं चौराहा, ठीक है। चौराहा, किसकी बात करेंगे? चौराहा। चौराहा मतलब क्या हो गया? 4 राहों का समाहार। चौराहा क्या हो गया? 4 राहों का समाहार, यानी जहाँ 4 तरफ से रास्ताएं मिलती है। ये 4 क्या चीज है? संख्यावाचक है। तो ये किस में जाएगा? हमने बोला कि द्विगु माने संख्या, तो संख्या द्विगु 1, 2, 3 द्विगु, तो ये द्विगु में जाएगा। लेकिन यही एक और उदाहरण मैं देता हूँ, वो है आपका मान लीजिए त्रिनेत्र। क्या है? त्रिनेत्र। और एक है देखिए त्रिभुज। त्रिनेत्र और एक है त्रिभुज। त्रिनेत्र का मतलब क्या है? आप सभी जान रहे हैं। त्रिनेत्र का मतलब हो गया यहाँ पर 3 नेत्रों का समाहार। देखिए 3 नेत्रों का समाहार। और त्रिभुज का मतलब 3 भुजाओं का समाहार, ठीक है। तो देखिए 3 नेत्रों का समाहार त्रिनेत्र, इसको आप कह सकते हैं कि द्विगु है, इसको भी आप कह सकते हैं द्विगु है। लेकिन त्रिनेत्र द्विगु नहीं है। ये किस में जाएगा? ये बहुब्रीही में जाएगा, क्योंकि त्रिनेत्र किसको कहते हैं? शंकर भगवान को कहा जाता है। तो जिसमें संख्यावाचक है और विशेष अर्थ निकल रहा है तो वो चला जाएगा बहुब्रीही में, और जिसमें संख्यावाचक है और वो सामान्य अर्थ में है तो वो चला जाएगा द्विगु में, ठीक है। चलिए तो अब देखिए द्विगु और बहुब्रीही का हो गया। अब एक समास यहाँ पर देखिए द्वंद्व है। द्वंद्व माने क्या होता है? लड़ाई झगड़ा। लड़ाई झगड़ा। लड़ाई झगड़ा कब होता है? जब एक दूसरे के विपरीत होते हैं। हमको मन कर रहा है पश्चिम चलने का, अगला कह रहा है पूर्व चलो, यहाँ पर क्या होगा? लड़ाई होगा। तो द्वंद्व माने लड़ाई झगड़ा। तो जिसमें विपरीत अर्थ वाले शब्द होंगे, जिसमें विपरीत अर्थ वाले शब्द होंगे वो सभी द्वंद्व में चले जाएंगे। जैसे माता, तो माता का विपरीत क्या होता है? पिता, ठीक है। यहाँ पर हो गया अच्छा। अच्छा का विपरीत क्या होता है? बुरा। और इस प्रकार का योजक चिन्ह लगा। तो देखिए इस तरह से समास के सारे भेदों को उस नोट्स में पूरा अच्छी तरह से हमने आपको समझा दिया। इसलिए आप सभी जरूर जुड़ जाइएगा और सारे नोट्स परचेज करके यदि पढ़ लीजिएगा ना तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता है। एकदम कंफर्म रहिए आप, ठीक है। तो चलिए वनमास में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। चलिए सभी समास का हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया आपको, ठीक है। तो आप सभी समास जरूर समझ गए होंगे, और नहीं समझे होंगे तो इसका नोट्स अभी परचेज कर लीजिएगा। चेहरे पर हवाइया उड़ना का अर्थ है। चेहरे पर हवाइया उड़ना का अर्थ है घबरा जाना, तेजी से चलना, जवाब न देना, क्रोधित हो जाना, ठीक है।
तो चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना का अर्थ क्या है? बहुत अच्छा है। देखिए ये सब मुहावरा जो है ना वो आता ही आता है। मुहावरा आप लोग सभी को देख लीजिएगा, क्योंकि मुहावरा एक न एक 1-2 प्रश्न आपका एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, तो चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना का अर्थ क्या है? घबरा जाना। ठीक है, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना का अर्थ घबरा जाना। कभी कभी आप देखेंगे आदमी को देख करके ही आप पहचान लीजिएगा कि इसका चेहरा पर हवाई उड़ाल है। उसका चेहरा किसी और जैसा होता है, लेकिन उसका जिस समय हवाई उड़ता है ना, घबरा जाता है, उस समय आदमी का चेहरा बदल जाता है। ठीक है, तो आप देख के पहचान जाते हैं और को लगता है कि इसका चेहरा पर हवाई उड़ा हुआ है, मतलब कुछ न कुछ चीज़ इसके साथ घटना हुआ है जिसके कारण यह घबराया हुआ है। इसका अर्थ होता है घबरा जाना ना। तो देखिए आकलन परीक्षा तो आपको निकालना है 100%, 101%, लेकिन आप जुड़े नहीं हैं। ठीक है, तो जुड़े नहीं है तो अभी जुड़ जाइएगा, क्योंकि आकलन परीक्षा के लिए ही हम आप इतनी सारे प्रश्न को लेके आएंगे ना कि आपको खाली यहीं से तैयारी करना है, विशेष कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से पूरे चीज़ आपको कवर अप करवा देंगे हम। अंग्रेजी की लिपि है, अंग्रेजी की लिपि है देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी या उर्दू। देखिए विभिन्न भाषाओं की जो लिपि है ना उसको भी आप लोग यहाँ पर याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्या कर लीजिएगा? याद कर लीजिएगा, क्योंकि लिपि नहीं याद कीजिएगा तो एक प्रश्न लिपि से रहता है। ठीक है, तो अंग्रेजी की लिपि किसकी है? तो अंग्रेजी की लिपि जो है रोमन है। तो कभी कभी आप लोग एग्जाम लेते होंगे सभी शिक्षक बंधु लोग, तो जिस दिन अंग्रेजी रहता होगा तो वहाँ पर आपको भरने के लिए बच्चों को दिया जाता है, तो बहुत लोग अंग्रेजी में देवनागरी भी भर देते हैं, लेकिन आपको क्या भरना है? रोमन, क्योंकि अंग्रेजी की लिपि क्या है? रोमन है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा रोमन। आपका भी आंसर देखिए बिल्कुल सही आता है। आप लोग भी बहुत ही अच्छे तैयारी कर लिए हैं। सिर्फ एक और एक बार यहाँ पर सारी चीज़ों को देख लेना है, सुन लेना है, जिससे कि आप कंफर्म हो जाएं। शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? देखिए आपको हम बता दे रहे हैं, अगर संज्ञा से आपको किसी भी तरह का डाउट है, किसी भी तरह का डाउट है, तो इतने अच्छे आपको नोट्स और इतने अच्छे संज्ञा का वीडियो दिया जाएगा ना कि आप यहाँ पर एक बार देख लीजिएगा तो भविष्य में संज्ञा तो भुलाने का नाम ही भुला जाइए। ठीक है, या जो डाउट या शंका रहता है वो भी आपको यहाँ से हटने वाला है कंफर्म। बस जरूरी है नोट्स ले लेने और उसको पढ़ने की। जैसे ही आप नोट्स लेकर पढ़िएगा आपको सारा डाउट दूर हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ हम आपको नोट्स ही नहीं देते हैं, आप हमारे साथ यहाँ पर फ़ोन से बात भी कर सकते हैं। यानी आपको जिसमें डाउट है आप फ़ोन लगाइए, मेरा फ़ोन नंबर, और सीधे काउंसलिंग में आ जाइए, नोट्स को लीजिए और बैठ जाइए पूछने के लिए। आपको वो भी चीज़ यहाँ पर मॉक टेस्ट आपको कराया जाएगा, पूछ के बात भी आप कर सकते हैं। सिर्फ आपको ज़रूरी है जुड़ने का। तो शिक्षक किस प्रकार का संज्ञा है? तो देखिए शिक्षक क्या है? तो शिक्षक एक जाति है। क्या है? एक जाति है, शिक्षक जाति है। तो जिसमें पूरी जाति का बोध हो रहा है, शिक्षक कहने से एक का नहीं, पूरे शिक्षक जाति का बोध हो रहा है, तो जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। लेकिन अगर ये शिक्षक का नाम दे दिया जाए तो वो यहाँ पर हो जाएगा व्यक्तिवाचक। लेकिन शिक्षक है तो शिक्षक किस में जाएगा? जातिवाचक, क्योंकि पूरी जाति का इससे बोध हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। अगला प्रश्न आया हुआ था, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? म, ल, त या ज्ञ? देखिए संयुक्त व्यंजन, उष्म व्यंजन, ये सब सारा आते रहता है, और प्राण, महाप्राण, सारा, तो सारा चीज आपको मिलते रहेगा। तो देखिए इसमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? देखिए संयुक्त व्यंजन में कौन कौन आता है आप याद रखिएगा। छ, न, त्र, ज्ञ और स्र, ये चार गो जो है संयुक्त व्यंजन में आता है। छ, त्र, ज्ञ और स्र। तो संयुक्त व्यंजन हर बार दे देता है। इसमें कौन संयुक्त व्यंजन है? तो छ, त्र, ज्ञ और स्र। छ किससे बना है? तो क प्लस स। किससे बना है? त्र किससे बना है? तो त और प्लस र। ठीक है, तो इस तरह से देखिए जिसमें दो गो व्यंजन आपस में मिलकर बनता है तो उसको हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो छ, त्र और ज्ञ और स्र जो है ये संयुक्त व्यंजन है। तो संयुक्त व्यंजन को आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत बार परीक्षा में आया हुआ है। तो इसमें आप कौन संयुक्त व्यंजन हो जाएगा आपको पता चल गया होगा, ज्ञ। देखिए इस व्यंजन का अगर क्लियर नहीं है तो इस व्यंजन का भी नोट्स और पीडीएफ हिंदी का बना दिया गया है, और जो जुड़े हुए थे उन सभी को दे दिया गया है। अब आप नए हैं, आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो आप भी जुड़ जाइए और बहुत जल्द सारे नोट्स को परचेज करके पढ़ लीजिए। तो दोबारा मौका आपको नहीं मिलेगा, एक बार मौका जाने के बाद फिर आप गड़वाएंगे। चलिए अगला देखिएगा यहाँ पर, अनाथ का विलोम शब्द है। अनाथ का विलोम शब्द है धनी, बेकार, सनाथ या निर्धन। ठीक है, देखिए ये जो विलोम शब्द है ना, विलोम शब्द तो आप लोग आकलन परीक्षा के लिए देख ही लीजिएगा, क्योंकि ग्रामर के अंतर्गत विलोम शब्द तो पक्का आने वाला है, और एक नहीं 2 से 3 आएगा। ठीक है, और अगर विलोम शब्द अभी तक जितनी सभी परीक्षाएं हुई है उसमें जितने आए हुए हैं उसको केवल विलोम शब्द को आपको देखना है, तो हमारे नोट्स को परचेज कीजिए। उसमें विलोम शब्द 50 को विलोम शब्द ऐसा दिया हुआ है जो अब तक आपके एग्जाम में
आए हुए हैं। तो जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं आप उसको देख लीजिए और नोट्स परचेज कर लीजिए, ठीक है। तो अनाथ का विलोम शब्द क्या होगा? सनाथ होगा। अनाथ का क्या हो जाएगा आपका? सनाथ हो जाएगा विलोम शब्द, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, गाल बजाना का अर्थ क्या है? डींग हाँकना, पिटाई करना, गाली देना या मदद न करना, ठीक है। तो देखिए गाल बजाना मतलब आप देखते होंगे बहुत बार ऐसा होता है, तो लोग क्या करते हैं कि गाल बजाते हैं, खाली बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, कुछ नहीं करते हैं। तो उसी को हम लोग देहाती भाषा में कहते हैं गाल बजाना, माने खाली डींग हाँक रहा है, मतलब करे उरेगा कुछ नहीं, गाल बजा रहा है, बोल रहा है लेकिन इसका करने कुछ नहीं है। तो गाल बजाना माने डींग हाँकना होता है। देखिए कितने अच्छे अच्छे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। बस आपका देखिए मनोबल बढ़ा हुआ रहना चाहिए। आप अपने मनोबल को इतना अच्छा रखिएगा ना कि एग्जाम हॉल में आपको कभी लगे ही नहीं कि हमें दिक्कत है। बस एकदम मनोबल को टाइट करके रखिएगा तो आपका रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। मनोबल को गिराना नहीं है, क्योंकि सभी प्रश्न हल्के ही आएंगे, भारी नहीं आने वाले। लेकिन एक बार देखना है और एक बार नोट्स आपको जरूर खरीदना है, ठीक है। खरीदने के बाद जब आप उसका नोट्स पढ़िएगा ना, तो यहाँ से आपका मनोबल 101% पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा, पॉजिटिव आप हो जाइएगा। वह वस्तु जो नाशवान हो उसे क्या कहेंगे? अलौकिक, अमर, शाश्वत या नश्वर। वह वस्तु जो नाशवान हो उसे क्या कहेंगे? देखिए ये आकलन परीक्षा में छत्तीसगढ़ में ही नहीं, ये गुजरात टीचर में भी आया है। किसमें है? गुजरात में भी आया है। तो हम आपको सारे प्रश्न उसी तरह का करवाएंगे, यहाँ पर कवर अप करवाएंगे जो हर किसी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। उसको बना बना के आपको हम देते चलेंगे। वह वस्तु जो नाशवान हो उससे क्या कहेंगे? तो उससे हम क्या कहते हैं? तो उसे नश्वर कहते हैं। जो नाशवान हो उससे नश्वर कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, अगला है ऋणात्मक का विलोम शब्द है खराब, अनात्मक, धनात्मक या मानात्मक। तो ऋणात्मक का विलोम शब्द क्या होगा? आप सभी का आंसर सही हो रहा है। ऋणात्मक का होता है धनात्मक। ऋणात्मक का क्या हो जाता है? धनात्मक होता है इसका विलोम शब्द। विलोम शब्द देखिए, अगर आपको 50 ऐसे विलोम शब्द चाहिए जो अब तक सारे राज्यों के एग्जाम में आकलन परीक्षा पूछे गए हैं, तो आपको विलोम शब्द का भी नोट्स बना हुआ तैयार है। आप यहाँ से विलोम शब्द ले सकते हैं और सारे को देख सकते हैं कि किस तरह का विलोम शब्द आया हुआ था, जिससे कि आप पॉजिटिव हो सके और अच्छे मार्क्स के लिए एकदम प्रेरित हो सके। तो आप सभी जरूर जुड़ने का प्रयास कीजिए, एग्जाम में बहुत नज़दीक है। जितना जल्द आप जुड़ते हैं और सारे नोट्स को देख लेते हैं, उतना ही अच्छी आपकी तैयारी यहाँ पर होने जा रही है आप लोगों की, ठीक है। तो धनात्मक होगा।